हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन के एमसीक्यूज। ठीक है, तो एमसीक्यू सीरीज में ये हमारा सेकेंड चैप्टर है जो हम कवर करने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स हम कर चुके हैं, अब हम सेकेंड चैप्टर पे मूव ऑन कर रहे हैं जो है हमारा गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए तो देखते जाते हैं एक एक क्वेश्चन और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते जाते हैं और ब्रश करते जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए, गुडविल इज अ फिक्टिशियस असेट। बी, गुडविल इज अ करेंट असेट। सी, गुडविल इज अ वेस्टिंग असेट। या डी, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। तो हमें क्लियरली पता है फिक्टिशियस एसेट नहीं होता, काल्पनिक नहीं होता। गुडविल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसको एसेट माना जाता है। लेकिन गुडविल को हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, इनटैंजिबल। तो यहां पर क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, गुडविल इज एन इंटैंजिबल असेट। क्लियर हो गया इतना। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, गुडविल इज एन इंटैंजिबल असेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Excess amount that a firm gets over and above the market value of assets at the time of sale of its business is। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। अगर कोई भी फर्म अपना बिजनेस को सेल आउट कर रही है, ठीक है, सपोज उसके बिजनेस की ओवरऑल जो वैल्यू है वो निकल रही है 10 लाख, लेकिन सामने वाला जो है वो पे कर रहा है उस वैल्यू के अगेंस्ट कितना, सपोज 14 लाख। तो 10 लाख के बिजनेस के लिए अगर 14 लाख मिल रहा है, तो आपको याद है हम एंट्रीज करते थे, सारे एसेट्स डेबिट करते थे, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते थे और परचेज कंसिडरेशन कितना ड्यू है वो क्रेडिट करते थे। और अगर सामने वाले से को ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट जो भी फर्म को मिल रहा है वो क्या होगा, फर्म के लिए प्रॉफिट होगा, सुपर प्रॉफिट होगा, रिजर्व होगा या गुडविल। तो आपको याद है हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करते थे अगर आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आता था तो। ठीक है, इसका मतलब अगर 10 लाख के बिजनेस के लिए सामने वाला 14 लाख दे रहा है, तो 4 लाख जो फर्म को एक्सेस अमाउंट मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है, क्योंकि उसकी गुडविल की वैल्यूएशन उतनी है। आया समझ में। तो वो गुडविल के अगेंस्ट वो एक्सेस अमाउंट मिल रहा है कि उस फर्म का बहुत अच्छा नाम है, ब्रांड वैल्यू है मार्केट में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन गुडविल इज नॉट अ परचेज्ड गुडविल। इसका मतलब जब गुडविल परचेज्ड गुडविल नहीं है, इसका मतलब क्या है, सेल्फ जनरेटेड है ना। तो यहाँ पर मैनेजमेंट और पूरे स्टाफ की मेहनत से, डायरेक्टर्स की मेहनत से वो गुडविल, उस कंपनी का जो है ब्रांड वैल्यू, उस कंपनी का अच्छा नाम जनरेट हुआ है। ठीक है, वो फेमस हुई है, पॉपुलर हुई है। तो मेहनत के कारण जो गुडविल आपकी जनरेट हुई है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड या नॉट परचेज्ड गुडविल, नॉन परचेज्ड गुडविल। ठीक है, तो मेहनत का क्योंकि कोई मोल नहीं होता, तो इसलिए उसको हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। तो देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शंस दिया है। व्हेन गुडविल इज नॉट अ परचेज्ड गुडविल, गुडविल इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, इज शोन इन द बैलेंस शीट, मे और मे नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट, या इज पार्टली शोन इन द बैलेंस शीट। तो हमें क्लियरली पता है अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ठीक है, तो उसको हम कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगर नॉट परचेज्ड या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको बैलेंस शीट में कभी नहीं दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि मेहनत का कोई मोल नहीं होता, उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू नहीं कर सकते। परचेज्ड गुडविल को आपको डेफिनेटली बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने सामने वाले को उतना पैसा उसके कंसिडरेशन के, गुडविल खरीदने के अगेंस्ट आपने उसको उतना पैसा दिया है। क्लियर हो गया इतना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख, इट्स एवरेज प्रॉफिट इज ₹60,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट इज। तो यहां पर आपको जल्दी से सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था याद करो। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर आपको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 60,000। तो 60,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट था। और अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपका जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, याद आ रहा है, तो 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10 डिवाइडेड बाय 100।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 50,000, तो 60,000 माइनस 50,000 क्या आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट 10,000। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा बी 10,000। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी 10,000। क्लियर हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूजफुल व्हेन। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम कब यूज करते हैं, कब वो ज्यादा यूजफुल होता है? जब प्रॉफिट्स आर नॉट सिमिलर ओवर द ईयर्स, जब प्रॉफिट सिमिलर नहीं है ओवर द ईयर्स, प्रॉफिट शो अ ट्रेंड ईदर राइजिंग और फॉलिंग, प्रॉफिट्स आर हायर इन वन ईयर एंड लोअर इन अनदर, प्रॉफिट्स आर सिमिलर इन ऑल द ईयर्स। तो हमें पता है बड़ा ही सिंपल, हमने बहुत बार इस चीज को डिस्कस किया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, जब प्रॉफिट्स किसी भी प्रकार का ट्रेंड दिखाते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट जो है राइजिंग ट्रेंड में है या फॉलिंग ट्रेंड में है, तब बेस्ट होता है वेटेड एवरेज मेथड को यूज करना। आया समझ में? तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, व्हेन प्रॉफिट शो अ ट्रेंड ईदर राइजिंग और फॉलिंग। चलिए, तो क्वेश्चन 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, एक्सेप्ट, तो इसमें से ऐसा कौन सा ऐसा फैक्टर हमें ढूंढना पड़ेगा जो नहीं है, जो नहीं अफेक्ट करता गुडविल को। तो नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर किस प्रकार का है, तो डेफिनेटली ये अफेक्ट करता है गुडविल को। लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स, तो कस्टमर कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, वो अफेक्ट नहीं करता बिजनेस को। हाँ, लेकिन बिजनेस कहाँ पर लोकेटेड है, फेवरेबल लोकेशन पर अगर लोकेटेड है, ठीक है, तो उसका नाम जल्दी होगा, पॉपुलैरिटी जल्दी बढ़ेगी। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स अफेक्ट नहीं करता, टेक्निकल नो हाउ बिल्कुल अफेक्ट करता है और एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्लियरली क्या हो जाएगा बी, लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स डज नॉट अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल कितना होगा, हमें लोकेशन ऑफ कस्टमर्स से कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years was 60,000। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया गया है। द नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच अ बिजनेस इज एस्टिमेटेड एट 10% per annum। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 5 lakh। अमाउंट ऑफ गुडविल if it is based on 3 years purchase of last 5 years super profits will be। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गुडविल निकालना है if it is based on 3 years purchase। ठीक है, तो ये क्या दे दिया आपको, 3 years purchase के बेसिस पे ऑफ लास्ट 5 years सुपर प्रॉफिट्स विल बी। तो इसको कैसे निकाल लोगे, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया है 60,000। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो लास्ट 5 years का आपका एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 60,000 माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 5 लाख। ठीक है, इनटू 10% रेट ऑफ रिटर्न, तो यहां पर आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आ गया। तो अब आप गुडविल निकाल सकते हो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट हमने कितना निकाल लिया था 10,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड कितना दिया हुआ है 3 years। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 30,000। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा सी 30,000। आ गया समझ में? तो पहले हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके। आपका सुपर प्रॉफिट एक बार आ गया, उसके बाद आप गुडविल निकाल लोगे। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू एनवाईपी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। तो यहाँ पर क्लियरली हमें 3 years दिया हुआ है एनवाईपी, तो 10,000 सुपर प्रॉफिट इंटू 3 करके 30,000 आंसर आ जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन 7 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल इज। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में किस तरह से गुडविल को कैलकुलेट करोगे ये हमें फॉर्मूला बताना है। सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, ये तो गलत बता रहे हैं। कैपिटलाइजेशन में आपको याद आ रहा है हम क्या करते थे, हम रेट अपॉन 100 की जगह रिवर्स कर देते थे, क्योंकि कैपिटलाइज कर रहे हैं तो 100 डिवाइडेड बाय नेट रेट ऑफ रिटर्न करते थे।
तो ये तो बिल्कुल गलत है। एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, ये भी गलत है। सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, यस ये सही है। एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आधा फॉर्मूला है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट असेट्स होता था, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो यहां पर क्लियरली आपका सही एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी, सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है? चलिए, तो इसलिए आपको फॉर्मूलेज एकदम बाय हार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आपसे कोई नींद में भी फॉर्मूला पूछ ले, ठीक है, कि सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइजेशन का क्या फॉर्मूला है। अगर आपने गुडविल चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो ये आपको बिल्कुल दिलो दिमाग में आपके बैठ चुके होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आप कर लोगे अगर आपको इसके अच्छे से फॉर्मूलाज पता है गुडविल चैप्टर में। तो चलिए, क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है? नेट असेट्स ऑफ अ फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स ऑफ 5000 आर 85,000, ठीक है। तो नेट असेट्स 85,000 के थे, जिसमें से 5,000 रुपए फिक्टिशियस असेट्स थे। नेट लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर 30,000, लाइबिलिटीज भी दे दी गई है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 8,000 दिया है। हमें क्या करना है? वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड विल बी, ठीक है। तो अब सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए सबसे पहले तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। चलो, तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है भाई? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो कंपनी का एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट ऑफ द फर्म 8,000 आ रहा है, माइनस अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा आपका? नेट असेट्स टोटल, मतलब नेट असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो 85,000 में से फिक्टिशियस असेट्स को आप हटाओगे, ठीक है। तो 85,000 माइनस 5,000 माइनस लाइबिलिटीज कितना हो गया? 30,000। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा नेट असेट्स, इसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाता है? 10/100, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8,000 माइनस ये कितना हो जाएगा? 85,000 माइनस 5,000 माइनस 30,000, तो 50,000 का आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10%, ये हो जाएगा आपका 5,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया यहाँ पे? 3,000, ये निकल गया। अब कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR, ठीक है। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट कितना आया? 3,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 3,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका कितना आ जाएगा? 30,000। तो गुडविल की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी आ जाएगी कैपिटलाइजेशन मेथड से? बी 30,000। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर 9, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए, बहुत सिंपल था ये भी। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 8 लाख, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 15%, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,20,000। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से आपको क्या दे दिया गया है? 1,20,000 का आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया गया है, ठीक है। तो आप नॉर्मली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना दे दिया है? 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 15, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल कितना दिया हुआ है? 8 लाख। तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, ये आपका हो जाएगा 8 लाख माइनस 8 लाख। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से आपका
गुडविल कितना आ जाएगा यहाँ पर, नील, ठीक है, 0। क्लियर हो गया इतना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी, नील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज 4 लाख। तो 4 लाख रुपए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पर एनम इज 15%, ठीक है, एनआरआर दे दिया। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 80,000 पर एनम, एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया। इफ मैनेजमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 10,000 पर एनम, देन ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 2 years परचेज, आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। चलो तो सुपर प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हमें गुडविल निकालनी है। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है भाई, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 80,000, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज दी और हुई है, मैनेजमेंट कॉस्ट एस्टिमेटेड कितना है, 10,000। तो जितने भी एस्टिमेटेड कॉस्ट होते हैं वो हम क्या करते हैं, सही तरह, हमारा मिलावटी प्रॉफिट है बेसिकली, तो उसको सही करने के लिए हमें मैनेजमेंट कॉस्ट उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, तो 80,000 माइनस 10,000 करेंगे। आ रहा है समझ में, याद आ रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से निकालोगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है, 4 लाख, इनटू रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15/100, ठीक है। तो इस तरह से आपका निकल जाएगा क्या, सुपर प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 70,000। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट, सही करेक्ट एवरेज प्रॉफिट आएगा वो 70,000 होगा, और 4 लाख इंटू 15%, ये आपका कितना हो जाएगा, 60,000, ठीक है। तो इस तरह से सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 10,000। अब सुपर प्रॉफिट निकल गया तो आप गुडविल भी निकाल सकते हो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, ठीक है। ये सब आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रही हूँ, आपको बिल्कुल शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये सारा फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखना है, आपको बस अपनी वर्किंग करनी है और निकाल लेना है सीधे। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे, 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड कितना दिया हुआ है, 2, तो इंटू 2, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, गुडविल कितना हो जाएगा आपका, 20,000। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 20,000। क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 1,10,000, ठीक है। तो एक फर्म 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, असेट्स ऑफ द फर्म 11 लाख है और लाइबिलिटीज 1 लाख है। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल कैसे निकालते हो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर या इंटू 100 बाय एनआरआर भी लिख सकते हो, इंटू 100 बाय एनआरआर, ठीक है, माइनस नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो इसको। तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,10,000, तो 1,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 10, एनआरआर आपका 10 है, माइनस यहाँ पर नेट असेट्स क्या हो जाएगा, टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो 11 लाख माइनस 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 1,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका कितना हो जाएगा, 11 लाख, माइनस 11 लाख माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा आपका, 10 लाख। तो यहां पर आपकी गुडविल का वैल्यूएशन क्या आ जाएगा, आपकी गुडविल हो जाएगी कितनी, 1 लाख की। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1 लाख। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो गुडविल में मोस्टली आपका ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं यही आने के चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपके बिल्कुल, आपको इनमें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालते हो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। तो ऑप्शंस देख लो, NYP इंटू एवरेज प्रॉफिट नहीं होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू सुपर प्रॉफिट, यस। तो आपका क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी, ठीक है। क्वेश्चन 13 इजी था, आगे बढ़े, क्वेश्चन 14।
नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स ऑफ अ फर्म आर, तो लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म 60,000, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो NYP 3 ईयर्स दे दिया है। ऑफ द सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स विल बी, ठीक है। चलो तो यहां पर हम निकाल लेते हैं क्या, एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, क्या होगा, 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आ जाएगा 20,000, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। किस बेसिस पे, सुपर प्रॉफिट बेसिस पे। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, नॉर्मल प्रॉफिट भी यहीं पर निकाल लेते हैं हम। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 60,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 10/100 ये कितना हो जाएगा, 6,000, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सीधे सीधे सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाता है भाई, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 20,000 माइनस 6,000 मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये आपका कितना हो जाएगा, 14,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे, तो कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो कितना है, 3 ईयर्स परचेज है, ठीक है, तो इंटू 3, तो 14,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 42,000। तो आपकी गुडविल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 42,000। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अ फर्म अर्न ₹60,000 एज प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%, ठीक है। तो फर्म ने 60,000 का प्रॉफिट कमाया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। असेट्स ऑफ द फर्म 7,20,000 दिए हैं एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो परफेक्टली दिए हैं। एंड लाइबिलिटीज आर 2,40,000, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो तो गुडविल का फॉर्मूला जल्दी से लिख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये तो होता ही है, माइनस एक एडिशनल चीज हम करते हैं क्या, जो भी नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलिए तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 60,000, 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10, ठीक है, माइनस नेट असेट्स क्या हो जाएंगे आपके, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो 7,20,000 के आपके असेट्स हैं, माइनस 2,40,000 रुपए की आपकी लाइबिलिटीज हैं, तो ये आपका आ जाएगा नेट असेट्स। चलो जल्दी से सॉल्व कर लो। तो 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 आपका ये कितना हो जाएगा, 6 लाख, माइनस 7,20,000 माइनस 2,40,000 आपके नेट असेट्स हो जाएंगे 4,80,000 के, ठीक है। तो आपका 6 लाख माइनस 4,80,000 कितना आ रहा है गुडविल, 1,20,000। ईजी था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी, 1,20,000। क्लियर हो गया क्वेश्चन 15। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 16 पे। जगत एंड कमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, 2 पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल्स आर, जगत का 3 लाख एंड कमल 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, ठीक है। तो फर्म का प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का हो गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय फर्म ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली कुछ बोला नहीं है कि एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, सुपर प्रॉफिट को, तो हम एवरेज प्रॉफिट को ही जनरली लेके चलते हैं। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला वही सेम अभी जैसा हमने किया, तो एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है होगा, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20, माइनस यहाँ पर अब आपका नेट असेट्स क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे वो लाइबिलिटीज साइड ऑफ अप्रोच से निकालोगे, क्योंकि आपको लाइबिलिटीज दी हुई है।
तो यहाँ पर कैपिटल दिए हुए दोनों पार्टनर्स के और कुछ भी लाइबिलिटीज नहीं थी, तो 3 लाख प्लस 2 लाख ये टोटल आपकी लाइबिलिटीज हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये पता है हम कैपिटल एम्प्लॉयड को दो अप्रोच से निकालते हैं, एक असेट साइड अप्रोच और एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच। तो यहाँ पर जैसा आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से आपको लाइबिलिटी साइड अप्रोच के अकॉर्डिंगली कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? चलो जल्दी से 1.5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20 ये हो जाएगा आपका 7,50,000 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना 5 लाख। तो आपका गुडविल कितना आ जाएगा 2,50,000। आंसर हो जाएगा हमारा डी 2,50,000। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, टैंजिबल असेट्स ऑफ द फर्म आर 14 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज जो है 4 लाख है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1.5 लाख है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी, तो भाई यहाँ पे गुडविल को वैल्यूएशन करने को नहीं बोला है, यहाँ बस पूछा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है क्या होता है, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बस यही कर लो, यहाँ पे टोटल असेट्स कितने हैं 14 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है 4 लाख, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा 10 लाख का। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए 10 लाख। तो बच्चों भावनाओं में मत बह जाना और गुडविल मत निकालने बैठ जाना। क्लियरली देखो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, क्या निकालने को कहा गया है। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है तो बस हमें दिमाग नहीं लगाना, सीधे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के हमारा आंसर टिक कर देना है। चलो तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए 10 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹6 लाख। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट है 6 लाख, टोटल टैंजिबल असेट्स इन द फर्म आर 28 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज 8 लाख की है। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकाल के उसको कैपिटलाइज करके हमें गुडविल निकालना है। चलो तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 6 लाख, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल लोगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड का 10 जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। तो 28 लाख आपको असेट्स दिए हुए हैं माइनस 8 लाख आपको क्या दी हुई है लाइबिलिटीज। तो आपका 28 लाख माइनस 8 लाख आपका क्या हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 लाख माइनस ये हो जाएगा आपका 20 लाख का 20%, ये हो जाएगा आपका 4 लाख। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 2 लाख। अब एक बार सुपर प्रॉफिट आ गया तो आप गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाल सकते हो। क्या होता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 20% कर दो या 2 लाख इंटू 100/20 कर दो, एक ही बात है। ये हो जाएगा आपका कितना 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 18 का आंसर क्या हो जाएगा ए 10 लाख। क्लियर हो गया इतना? देख लो एक बार, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 19। तो क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ गुडविल कैन बी डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ अमाउंट पेड फॉर बिजनेस ओवर एंड अबव इट्स टोटल असेट्स, करंट असेट्स, नेट वर्थ या वर्किंग कैपिटल। तो हम सबको पता है क्या कि जो भी एक्सेस अमाउंट बिजनेस के नेट वर्थ से ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है, बिजनेस की नेट वर्थ है सपोज 10 लाख, लेकिन उस बिजनेस के बदले नेट वर्थ के बदले उस 10 लाख के बदले दिया जा रहा है कितना 12 लाख, तो जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं गुडविल। तो यहाँ पर क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा सी नेट वर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन 19 क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख रुपए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। एवरेज
नेट प्रॉफिट अर्नड इज 65,000। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा दिया हुआ है कितना 8% एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹20,000 इज एक्सपेक्टेड, देन द सुपर प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न इज, तो यहां पर सुपर प्रॉफिट निकालना है। चलो जल्दी से, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां पर करेक्ट एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ध्यान से, तो 65,000 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, लेकिन ये मिलावटी है, ठीक है। इसमें हमें करेक्शन करना पड़ेगा कि जो एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं, उनको माइनस करके हम यहाँ पर करेक्ट प्रॉफिट लेकर आएंगे, करेक्ट एवरेज प्रॉफिट लेकर आएंगे, ठीक है। तो 65,000 में से 20,000 माइनस कर दोगे, ये आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल लोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8/100, ठीक है। चलिए, तो 65,000 माइनस 20,000, ये आपका हो जाएगा 45,000 माइनस 5 लाख का 8%, ये आपका हो जाएगा 40,000। तो यहाँ पर क्या आपको निकालना है, सुपर प्रॉफिट क्या है, बस सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर 45,000 माइनस 40,000, आपका 5,000 रुपीज क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी। क्लियर हो गया क्वेश्चन 20, ठीक है, इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 पे। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज 3 लाख, ठीक है। तो किसी फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख। एनुअल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग द ईयर इज 48,000। मनी कुड बी केप्ट इन अ बैंक फॉर 5 years at 10% per annum, considering 2% as fair compensation for risk involved in business. The goodwill of the firm on the basis of capitalization will be, ठीक है। तो यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन निकालना है, मतलब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट अलग से स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे। तो गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR, ठीक है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स, ठीक है। अब ध्यान से, तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट हम क्या लेके चलेंगे, 48,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, ये हमें यहाँ देखो निकालना है। उन्होंने बोला है कि अगर हम पैसे को बैंक में रखते हैं तो नॉर्मली 10% पर एनम कमा लेंगे, लेकिन क्योंकि बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर अगर पैसा लगाते हैं तो 2% से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो मतलब टोटल आपका रिटर्न कितना होगा, ये 10% आपका जो नॉर्मली मार्केट रिटर्न चल रहा है, लेकिन बिजनेस में जो रिस्क है तो जितना रिस्क उतना रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर 2% का जितना रिस्क उठा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली 2% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। तो इस बिजनेस के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, 10 + 2 10 + 2 12% हो जाएगा। बस यही आपको यहाँ पे मेनली निकालना था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हर चीज में बेसिक लॉजिक छुपा होता है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपसे इजीली हो जाएगा। माइनस नेट एसेट्स कितना हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 3 लाख। चलो तो अब निकाल लो, 48,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना हो जाएगा, 4 लाख। तो 4 लाख माइनस 3 लाख, आपका गुडविल कितना आ जाएगा, 1 लाख, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए 1 लाख। क्लियर हो गया इतना। चलिए आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 पे। फर्म हैज अर्नड एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट्स फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट विच विल नॉट बी रिन्यूड, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो अब रिन्यू नहीं होने वाला है। इन सच अ केस द प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन, ठीक है। तो फर्म को बेसिकली कोई एक कॉन्ट्रैक्ट फर्म ने एंटर किया होगा जिसके थ्रू फर्म को बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट्स हुए, एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट्स हुए, तो इस प्रॉफिट को हम कहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द पार्टनर्स में, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में, बोथ ए एंड बी में, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो क्लियरली हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में इस प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस प्रॉफिट को हम नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बोल सकते, ठीक है। हम एवरेज प्रॉफिट जो निकालते हैं बेसिकली वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट जो हम निकालते हैं वो आपका जो डे टू डे ऑपरेशंस के थ्रू आपका जो प्रॉफिट होता है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो रिन्यू नहीं होने वाला, इसलिए हम इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं इन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट,
Question 23. The excess amount which the firm can get on selling its assets over and above the saleable value of its assets is called, हम सबको पता है क्या होता है, गुडविल होता है. ठीक है, जो भी एक्सेस अमाउंट फर्म को मिल रहा है, ठीक है, ओवर एंड अबव उसके असेट्स की जो वैल्यू है उसको बेचकर जो उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म. आया समझ में? तो यहाँ पे क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा, डी. चलिए क्वेश्चन 24. व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, goodwill account can never be raised in the books, be raised in the books, be partially raised in the books, be raised as per partnership deed. तो क्लियरली हमें पता है अगर गुडविल परचेज नहीं की गई है, सेल्फ जनरेटेड है, तो यहाँ पर गुडविल को कभी भी हम बुक्स में नहीं दिखा सकते. ठीक है, क्योंकि मेहनत का कोई मोल नहीं होता. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए. चलिए क्वेश्चन 25. Weighted average method of calculating goodwill will be used when profits are fluctuating, when profits show a trend, when profits are not equal, none of the above. तो हम सबको पता है कि जब profits एक trend दिखाते हैं तभी हम weighted average method को use करते हैं goodwill calculate करने के लिए. तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा B. Question 26. Goodwill is not accounted in the books if it is a purchased goodwill, it is a self-generated goodwill, it is decided to be accounted by the partners, its amount is paid by the gaining partner. तो यहाँ पे क्लियरली बच्चों अगर गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो गुडविल को हम कभी भी बुक्स में नहीं दिखाएंगे. ठीक है, तो आपका आंसर क्वेश्चन 26 का क्या हो जाएगा, बी. चलिए क्वेश्चन 27. फॉर्मूला फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इज, क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR. तो जल्दी ढूंढ लो कहाँ पर है हमारा, यस दिख गया, ऑप्शन बी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल. तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज बात है जो गुडविल के बारे में सही नहीं है. ए, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, बिल्कुल सही है ये तो बात. इट इज अ फिक्टिशियस एसेट, अरे भाई नहीं है, इंटेंजिबल एसेट है लेकिन फिक्टिशियस एसेट नहीं है. क्यों? क्योंकि इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या है, ऐसा एसेट जो एग्जिस्ट करता है लेकिन जिसको हम देख या छू नहीं सकते. लेकिन फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या है, जो काल्पनिक है, इमेजिनरी है. तो गुडविल इमेजिनरी नहीं होती बच्चों, वो एग्जिस्ट करती है, उसको हम देख या छू नहीं सकते, रियलाइजेबल वैल्यू होती है गुडविल की. तो यहाँ पे क्लियरली आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, इट इज अ फिक्टिशियस एसेट. ये गुडविल के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29. अ फर्म अर्न्स 2,20,000. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. द असेट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 22 lakh एंड लाइबिलिटीज आर 2 lakh. वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स विल बी. चलो तो जल्दी से यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके निकालना है हमें गुडविल. तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, नेट एसेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10 माइनस नेट असेट्स क्या हो जाएंगे, 22 लाख टोटल असेट्स हैं, माइनस लाइबिलिटीज हैं 2 लाख की. तो आपके नेट असेट्स हो जाएंगे 22 लाख माइनस 2 लाख. ठीक है, चलो जल्दी से सॉल्व कर लो. 2,20,000 डिवाइडेड बाय 10%, ये आपका कितना आ जाएगा, 22 लाख. ठीक है, माइनस नेट असेट्स कितना आ जाएगा, 22 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 20 लाख. तो यहाँ पर क्लियरली आपकी गुडविल कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपए. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी. क्लियर हो गया. क्वेश्चन 29 समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30. प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years आर 4,20,000, 3,90,000 एंड 4,50,000. ठीक है, 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं. द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ 3 year एवरेज प्रॉफिट इज. तो 2 years परचेज मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे दिया है आपको. तो आपको गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4,20,000 प्लस 3,90,000 प्लस 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3. तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4,20,000 प्लस 3,90,000 प्लस 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा आपका 4,20,000. तो एवरेज प्रॉफिट आ गया. आप गुडविल निकाल सकते हो. गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट
इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, तो 4,20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है 2, तो ये कितना हो जाएगा 8,40,000। तो यहाँ पर क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, 8,40,000। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 पे। द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आर 4,20,000, 3,90,000 एंड 4,50,000। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 40 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर 3 ईयर्स ऑफ परचेज विल बी। तो यहाँ पर हमें गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से निकालनी है। चलिए तो सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे 4,20,000 प्लस 3,90,000 प्लस 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका क्या हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इंटू 10% हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपने एवरेज प्रॉफिट यहाँ निकाल लेना है और नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ निकाल लेना है। चलो तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4,20,000 प्लस 3,90,000 प्लस 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका कितना आ जाएगा 4,20,000 माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40 लाख का 10% आ जाएगा कितना 4 लाख। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4,20,000 माइनस 4,20,000, ठीक है। तो अब बस गुडविल निकाल सकते हो। गुडविल क्या होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना हमने निकाल लिया 20,000, वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 3 ईयर्स ऑफ परचेज बोला है, तो 20,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60,000। तो आपका गुडविल का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा 60,000। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी। क्लियर हो गया क्वेश्चन 31? ठीक है, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज रुपीज 10 लाख। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पार्टनरशिप फर्म का कितना है 10 लाख एंड इट्स एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज रुपीज 2,50,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दिया हुआ है। इन सिमिलर फर्म्स वर्किंग अंडर सिमिलर कंडीशंस द फर्म अर्न्स सुपर प्रॉफिट ऑफ। तो यहाँ पर आपको बस सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो चलो जल्दी से, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कितना हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 2.5 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख का 20%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10 लाख का 20% हो जाएगा 2 लाख। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50,000। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए 50,000। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आ गया समझ में क्वेश्चन 32। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 33 पे। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है। तो NYP आपका कितना है 1 ईयर। द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर वॉज 60,000, सेकेंड ईयर twice the profit of the first year and the third year 1.5 times of the profit of second year। तो गुडविल का अमाउंट कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर मेन टास्क जो हमारे लिए वो बहुत ईजी सा है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ईयर का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना था 60,000, ठीक है। सेकेंड ईयर का बोला गया है ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसका 2 टाइम्स, तो 60,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1,20,000। थर्ड ईयर का प्रॉफिट उन्होंने क्या बोला है, थर्ड ईयर का प्रॉफिट बोला है
1.5 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स, तो 1,20,000 इंटू 1.5 कर लो, कितना हो जाएगा ये 1,80,000। तो अब इस तरह से आपने तीनों साल के प्रॉफिट्स निकाल लिए, ठीक है। तो अब इजीली आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो जाएगा 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3। तो 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो जाएगा आपका 1,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1,20,000, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर कितना दिया है 1 ईयर। तो इस तरह से आपका गुडविल कितना हो जाएगा 1,20,000। आया समझ में? तो 1,20,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर बी। क्लियर हो गया? जल्दी से एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 33 भी क्लियर है, ठीक है। तो मेन इसमें आपको बस लैंग्वेज को समझते हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के प्रॉफिट्स निकालने थे, उसके अकॉर्डिंगली एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आपको गुडविल निकालना था एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 34 पे। द प्रॉफिट्स अर्नड बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर्स आर एज फॉलोज। तो आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट या लॉसेस दिए हुए हैं बेस्ड ऑन 2 ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे NYP आपको कितना दे दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे दिया 2 ईयर्स। परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट्स, वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको निकालना है। चलिए तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000, ये सारे प्रॉफिट्स हैं और फिर 2,000 का लॉस है, तो उसको हम -2,000 लिख लेंगे। आया समझ में? चलो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 5, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। आ जाओ 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 -2,000, ठीक है। तो 55,000 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना हो जाएगा आपका 11,000। तो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया 11,000, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन 2 ईयर्स परचेज। तो यहाँ पर गुडविल आपका कैसे निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया 11,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 ईयर्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11,000 इंटू 2 22,000। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। क्लियर हो गया? चलिए ये क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन 34, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 35 पे। द गुडविल ऑफ अ फर्म इज 54,000 वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल आपको ऑलरेडी दी हुई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, NYP भी दिया हुआ है ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मतलब ये आपने सुपर प्रॉफिट मेथड से यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट किया है। द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है 2 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। तो एवरेज प्रॉफिट हमको यहाँ पर निकालना है, ठीक है, बढ़िया है, मजेदार क्वेश्चन है। तो क्या है गुडविल का फॉर्मूला, क्या होता है जल्दी से देखो। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंगली क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब यहाँ पर आपको गुडविल की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 54,000 रख लो फॉर्मूले में। सुपर प्रॉफिट को मैं SP लिख रही हूँ, सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 4, तो आप इस तरह से सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। हमारा बैलेंसिंग फिगर 54,000, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो SP सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 54,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 13,500, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट की जगह आप 13,500 लिख सकते हो इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू NRR कितना है 10%, 10/100, ठीक है। तो अब यहां पर आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो, इक्वेशन को सॉल्व कर लो। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 13,500, ठीक है। ये यहाँ पे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 33,500। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी 33,500। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको उल्टी वर्किंग, रिवर्स वर्किंग करनी थी। आपको गुडविल की वैल्यू दे दी गई थी, आपको रिवर्स वर्किंग करते हुए एवरेज प्रॉफिट निकालना था, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया और इजी क्वेश्चन था। जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 35। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो अगर फॉर्मूला क्लियर हो तो आपको पता है, अब आपको स्टूडेंट समझ में आ गया है कि अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है तो फिर आप कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो इस चैप्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 36 पे। इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज 5 लाख, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 5 लाख, एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा? बहुत सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट भी लिख सकते हो इसको, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां पर आपका एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको 70,000 या एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा 70,000, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा 50,000। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 20,000। तो यहाँ पर क्लियरली हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी 20,000, ठीक है। तो क्वेश्चन 36 क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years इज 25,000। हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको बेसिकली गुडविल का फॉर्मूला एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब यहाँ पे आपको गुडविल की सीधे वैल्यू दी हुई है, कितनी है? गुडविल हमारी है 25,000 की, और एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 2 years परचेज, तो इनटू 2। तो यहाँ पर आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 25,000 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12,500। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी 12,500। क्लियर हो गया? ठीक है। तो सिंपल सा बस फॉर्मूले में आपको सारे वैल्यूज पुट करके इक्वेशन सॉल्व करनी है और आपका एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर निकल जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन 37 भी हो गया। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 38 पे। Calculate the value of goodwill at 3 years purchase when capital employed is rupees 2,50,000, average profit 30,000 दिया हुआ है and normal rate of return 10% दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? Value of goodwill at 3 years purchase। तो ये आपको NYP दे दिया है, ठीक है, capital employed दे दिया है and normal rate of return दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली आप इस तरह से निकाल सकते हो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2,50,000 का 10%, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 30,000 माइनस 25,000। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा? 5,000। तो अब आप गुडविल निकाल सकते हो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा? 15,000। तो यहाँ पर आपका क्लियरली ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी 15,000, ठीक है। आ गया समझ में? इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 39। व्हाट आर सुपर प्रॉफिट्स? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट या नन ऑफ द अबव। तो हम सबको पता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म को हुआ है, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो उस इंडस्ट्री में जिस रेट पर लोग कमा रहे हैं, जो उनका नॉर्मल प्रॉफिट है,
ठीक है। तो हमारा जितना भी उन लोगों से एक्सेस प्रॉफिट हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। नेट असेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स ऑफ 5000 आर 85,000। ठीक है, तो 5000 फिक्टिशियस असेट्स इसमें मिले हुए हैं। द नेट लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर 30,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है एंड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म 8000 है। कैलकुलेट गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हमें दिए हुआ है 8000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 85,000 के जो असेट्स हैं उसमें से पहले फिक्टिशियस असेट्स का इफेक्ट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देन माइनस करेंगे हम नेट लाइबिलिटीज। तो अब जाके हमारा क्या आ जाएगा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8000 माइनस 85,000 माइनस 5,000 माइनस 30,000, 50,000 आ गया, उसका आ गया 10% 5,000। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, 3,000। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट 8000 दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया 5000, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 3000। अब गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो यहाँ पर हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया है, 3000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30,000। तो इस तरह से आपने गुडविल निकाल ली 30,000। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी 30,000। क्लियर हो गया, जल्दी से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अंडर विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट कंसिडर्ड। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जहां पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कंसिडर नहीं किया जाता। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का जल्दी से फॉर्मूला रिवाइज करो, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो यहाँ पर आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का कोई भी काम नहीं है, तो आपका सही आंसर ए ही होना चाहिए। कैपिटलाइजेशन मेथड में याद करो, कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारा इनटू 100 बाय एनआरआर आता है, एनआरआर यहाँ पे आता है। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी आपका क्या आता है, जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन सारे मेथड्स में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आता है, लेकिन हमारा मेथड ए दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं आता। तो यहाँ पर क्वेश्चन 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ए एवरेज पीरियड मेथड। क्लियर हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे। फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का, ठीक है, कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट। तो ए है सुपर प्रॉफिट मेथड, बी है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये दोनों ही हमारे गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये भी हमारा गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड है। कैपिटल प्रॉफिट मेथड, तो दिस इज अ मेथड जो हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 42 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो कैपिटल प्रॉफिट मेथड इज अ मेथड जो हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं करते, बाकी सारे मेथड्स हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय लोकेशन ऑफ द फर्म, रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म, बेटर कस्टमर सर्विसेज या नन ऑफ दीज। तो गुडविल ऑफ द फर्म किन किन कारणों से अफेक्ट होती है, फर्म कहाँ पर लोकेटेड है, फर्म की सिचुएशन, लोकेशन क्या है। ठीक है, तो ये बहुत अफेक्ट करती है गुडविल को। फर्म की रेप्यूटेशन कैसी है, ये भी बहुत अफेक्ट करती है गुडविल को। फर्म का कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, कस्टमर्स को किस तरह से सर्विसेज देते हैं, तो ये भी बहुत अफेक्ट करता है गुडविल को। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर लोकेशन ऑफ द कस्टमर दिया होता, ठीक है, कस्टमर कहाँ लोकेटेड है वो अफेक्ट नहीं करता फर्म की गुडविल को। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ ऑप्शन डी में दिया होता लोकेशन ऑफ कस्टमर, तो आप ऑप्शन डी को चूज करते।
ठीक है, लेकिन फर्म की लोकेशन अफेक्ट करती है गुडविल को, कस्टमर की लोकेशन अफेक्ट नहीं करती है गुडविल को। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में इस चीज़ को क्लियर रखना होगा। क्वेश्चन 43 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 44 पे। क्वेश्चन 44 क्या बोल रहा है? कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज 5 लाख। तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एनआरआर दे दिया है। एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म है 64,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹4,000। एबनॉर्मल लॉस कितना है? 4,000। तो ये एबनॉर्मल लॉस हम 64,000 में माइनस ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस हमारा 64,000 का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। वैल्यू ऑफ गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट विल बी। तो हमें यहाँ पे गुडविल की वैल्यू निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर लेते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर क्या होगा? अगर आपने लिख दिया 64,000 तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 64,000 आफ्टर एबनॉर्मल लॉस दिया है। ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस रेगुलर बेसिस पे तो होता नहीं है। ठीक है, कभी कभार होता है। तो हमें करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए, करेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इस एबनॉर्मल लॉस को वापस से क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक। जो हमने माइनस किया था वो हमें वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। तो अब आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, हमने कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट सही कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चीज़ें प्लस करनी होती है, क्या चीज़ें माइनस करनी होती है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार जाके प्लीज़ कॉन्सेप्ट वीडियो में वो जाके रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको करेक्ट एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो 64,000 में हम एबनॉर्मल लॉस को क्या कर लेंगे? वापस से ऐड बैक, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपका? एवरेज प्रॉफिट 64,000 प्लस 4,000, आपका करेक्ट एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 68,000 माइनस 5 लाख का 10% आपका कितना हो जाएगा? 50,000 आपका हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस तरह से आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 18,000। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या बोला गया है? गुडविल बोला गया है 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। दैट मीन्स गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। तो यहाँ पर हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है? 18,000। तो 18,000 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा? 72,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ए, 72,000। क्लियर हो गया इतना? तो क्वेश्चन 44 कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 45, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 40 लाख। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया है 8%। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके हमें गुडविल निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट यहां पर क्या हो जाएगा आपका? 5 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल लोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लाख का एनआरआर 8%। ठीक है, तो यहां पर निकाल लेते हैं 5 लाख माइनस 40 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 3,20,000। तो 5 लाख में से जब 3,20,000 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1,80,000। तो 1,80,000 आपका क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है? गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो 1,80,000 सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। ठीक है, तो ये आपने कर लिया 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8% बेसिकली। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 22,50,000 आपका गुडविल का वैल्यू हो जाएगा एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 45 का क्लियरली हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो क्वेश्चन 45 क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 46,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट फॉर फाइंडिंग नॉर्मल प्रॉफिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इनमें ऐसा कौन सी चीज़ को हम ऐड करते हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में ताकि हम नॉर्मल प्रॉफिट या सही करेक्ट प्रॉफिट निकाल सके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, बेसिकली हमने पढ़ा है ये क्या होता है, एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन जो है, ठीक है, एबनॉर्मल गेन्स को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ये आपका नहीं आएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। आपको बताना है कि क्या ऐड बैक करेंगे। लॉस ड्यू टू फायर, तो लॉस हुआ, ये एक तरीके का क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस जो हमने डेबिट किया होगा, बट ये हर बार तो होगा नहीं। तो करेक्ट प्रॉफिट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना पड़ता है। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को भी आप क्या करते हो, लेस। तो यहाँ पे क्लियरली हमारा सही ऑप्शन क्या आ रहा है, बी, लॉस ड्यू टू फायर। क्लियर हो गया, 46 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है किस चीज़ के लिए, कि हम जब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड करते हैं तब हम क्या करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला जल्दी से एक बार लिख लेते हैं। क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, इसको हम करेंगे क्या, कैपिटलाइज। उसके बाद हम करेंगे नेट असेट्स निकालेंगे और उसको हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट में इंटू 100 बाय एनआरआर की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आती है उसमें से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म नहीं, सबसे पहले तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लियरली सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सीक्वेंस थर्ड। ठीक है, उसके बाद आप उसको क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। तो अब क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, असर्टेन द वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन गुडविल। उसके बाद आप निकालोगे नेट असेट्स और उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करके हम गुडविल निकालेंगे। क्लियर हो गया, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म एंड नेट असेट्स, ये हम लास्ट स्टेप करेंगे। आया समझ में। तो बस आपको गुडविल कैपिटलाइज्ड मेथड से एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरह से निकालनी है उसका सीक्वेंस हमने देख लिया। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। तो देखो 3, 1, 2, 4 कहाँ आ रहा है, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें सॉल्व पूरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम की कमी है तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देख लो कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। तो मतलब थर्ड वाला जो है आपका सबसे पहले आना चाहिए। तो इन सारे ऑप्शंस में थर्ड वाला सबसे पहले कहाँ आ रहा है, सी। तो आप इसको सही कर दोगे। लेकिन कई बार वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं दो ऑप्शंस के बीच में। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर भी थर्ड दे देते, तो आपको तब थोड़ा आगे का सॉल्व करके देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया, क्वेश्चन 47, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, अ फर्म अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 45,000। तो एक फर्म ने 45,000 का एवरेज प्रॉफिट अर्न किया। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 12% पर एनम। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न पता चल गया। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 4 लाख। गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज। चलो यहाँ पर बहुत ईजी क्वेश्चन है, फिर से सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, डायरेक्टली निकाल लेते हैं। 45,000 एवरेज प्रॉफिट है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख इंटू 12%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 45,000 माइनस 4 लाख इंटू 12%, ये हो जाएगा आपका 48,000। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ पर आ ही नहीं रहा, हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, -3,000। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर क्लियरली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49, द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज 1 लाख। तो टोटल कैपिटल दे दिया गया है एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ठीक है, ये एक तरीके से आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। नेट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर 30,000, 36,000 एंड 42,000। तो आपको नेट प्रॉफिट दे दिए गए हैं पास्ट 3 years के। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। तो 2 years आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो इसका मतलब आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है,
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, हम सबको ही पता है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल लोगे, पास्ट 3 ईयर्स के आपको जो प्रॉफिट्स दिए हैं 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आपका हो जाएगा, अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया नहीं है आपको, ठीक है, वैसे प्रॉपर जो लिखा है, बट आपको तीनों के टोटल कैपिटल दिए हुए हैं। तो ये अगर आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच से जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं तो उस तरह से हमारा ये 1 लाख क्या हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह ही ट्रीट होगा। तो 1 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, आया समझ में। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा आपका 36,000 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 लाख का 15%, ये आपका हो जाएगा 15,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 36,000 माइनस 15,000 दैट इज 21,000। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो आप सीधे गुडविल निकाल सकते हो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 21,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड कितना हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 42,000। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा ए 42,000। क्लियर हो गया, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 49। चलो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। द फर्म अर्न्स 55,000 रुपीज, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, assets of the firm were 5,50,000 and liabilities were 50,000. Value of goodwill by capitalization of average profit will be, तो चलो जल्दी से गुडविल का फॉर्मूला लिखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR, ठीक है, माइनस हम क्या करते हैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट वर्थ भी बोल सकते हैं उसको, या नेट असेट्स भी बोल सकते हैं, इसको नेट असेट्स बोलते हैं। आया समझ में। चलो तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है फर्म अर्न्स 55,000, तो यही हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना ले लेंगे 10, ठीक है, माइनस नेट असेट्स क्या हो जाएगा, टोटल असेट्स दिए हैं 5,50,000 माइनस लाइबिलिटीज कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा नेट असेट्स। चलिए तो 55,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना हो जाएगा 5,50,000। तो 5,50,000 माइनस यहाँ पे आप 5,50,000 माइनस 50 कर लो, कितना हो जाएगा आपका, ये 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो आपका नेट यहाँ पर गुडविल की वैल्यू कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके 50,000। आया समझ में, देख लो एक बार इसको। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा क्लियरली डी, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी 50,000। क्लियर हो गया क्वेश्चन 50। चलो क्वेश्चन 51, परचेज्ड गुडविल अराइजेज एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस, क्लोजिंग ऑफ अ बिजनेस या नन ऑफ द अबव। तो बड़ा ही ईजी है, परचेज गुडविल कब अराइज होती है, तो बिजनेस क्लोज होता है तब तो अराइज नहीं होती, एस्टैब्लिश होता है तब भी अराइज नहीं होती। ये कब अराइज होती है, जब हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं और उस बिजनेस की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा उसको पे किया जा रहा है, ठीक है। तो वो क्यों ज़्यादा पे किया जाता है, जो एक्सेस अमाउंट हमने परचेज कंसिडरेशन का दिया है वो हमारा बैलेंसिंग फिगर जब आप देखते हो तो आपका क्या हो जाता है गुडविल, ठीक है। तो कई बार ज़्यादा अमाउंट देते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं गुडविल बोलते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट हमने दिया है, जो बिजनेस की वैल्यू है उससे ज़्यादा दिया है, तो हम बेसिकली गुडविल के लिए पे कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे परचेज गुडविल। और परचेज गुडविल को क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल को हमेशा हम अपनी बुक्स में दिखाते हैं, ठीक है। असेट साइड पे आप उसको हमेशा रिकग्नाइज करोगे, जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको आप नहीं दिखाते। तो यहाँ पे क्वेश्चन 51 का आंसर क्या हो जाएगा ए परचेज ऑफ बिजनेस। चलिए क्वेश्चन 52, मैच द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। तो आपको लेफ्ट साइड में 3 चीज़ें दी हुई हैं और राइट साइड में 2 चीज़ें दी, अब हमें मैच करना है। गुडविल विच इज़ अक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट, तो ये हम सबको पता है, ये क्या हो जाएगा आंसर बी परचेज गुडविल, ठीक है। तो ऐसी गुडविल जिसको हमने पे किया है, ठीक है, जब हम कोई बिजनेस को अक्वायर कर रहे हैं। आया समझ में। तो गुडविल विच इज़ अक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट,
गुडविल जिसको हमने पे करके खरीदा है वो हमारी हो जाएगी परचेज गुडविल। गुडविल लोकेशन विच अराइजेस फ्रॉम फेवरेबल, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, कई बार कोई बिजनेस बहुत अच्छी लोकेशन पे होता है, ठीक है, अगर हम उसको खरीद रहे हैं तो उसको ज़्यादा अमाउंट देते हैं हम, क्यों, क्योंकि उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और उसका बेसिकली वो एक तरीके से फ़ायदा होगा, क्योंकि हमेशा अच्छी लोकेशन पे अगर बिजनेस बेस्ड है तो गुडविल को अफेक्ट करता है वो चीज़, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी आपका किस चीज़ में हो जाएगा, परचेज गुडविल में, ठीक है। देन गुडविल विच अराइजेज ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, तो ऐसी गुडविल जो अराइज हो रही है क्योंकि मेहनत की है मैनेजमेंट में, तो आपको बस यहाँ से तुरंत दिमाग में एक लाइन गूंजनी चाहिए आपके दिमाग में, मेहनत का कोई मोल नहीं होता। आ रहा है समझ में? तो ये कौन सी गुडविल हो जाएगी, जो खुद मैनेजमेंट ने अपनी मेहनत से जनरेट की है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ए इनहेरेंट गुडविल। आया समझ में? तो ऐसी गुडविल, ठीक है, जो हम पे करके खरीद रहे हैं, या अगर किसी का बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं और वो बहुत अच्छी लोकेशन पे उसको ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक कि उसका लोकेशन अच्छा है, वो भी हम वैसे उस तरह से हम गुडविल को खरीद रहे हैं, तो ये सारी आपकी क्या हो जाएगी, परचेज्ड गुडविल, ठीक है। और जो अपनी मैनेजमेंट, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अपनी मेहनत से उस गुडविल को जनरेट कर रहा है, अपनी एफिशिएंसी अपने हार्डवर्क से जनरेट कर रहा है, वो हमारी कौन सी हो जाएगी, इनहेरेंट गुडविल। और मेहनत का क्योंकि कोई मोल नहीं होता तो इसको हम कभी भी बुक्स में रिकग्नाइज नहीं करते, सिर्फ परचेज गुडविल जो होती है उसी को बुक्स में रिकग्नाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 52 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का बी, सेकंड का बी एंड थर्ड का ए। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 53, मैच द फॉलोइंग आइटम्स। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन को देखना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। अब क्या बोल रहे हैं, इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 1,20,000, तो गुडविल की वैल्यू दी हुई है एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड एवरेज प्रॉफिट्स आर ₹50,000। तो यहाँ पर हमें उल्टा रिवर्स वर्किंग करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, बहुत ईजी है। चलो, गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 1,20,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट हमें अभी नहीं पता, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है 4। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकाल सकते हो सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 30,000। तो सुपर प्रॉफिट 30,000 आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 30,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आप अगर कैपिटल एम्प्लॉयड को मान लो x, ठीक है, तो x इंटू 10%। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो ये अगर हम इधर इसको यहाँ भेज देते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको आप लिख सकते हो 0.1x, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.1x हो गया, इज इक्वल टू 50,000 माइनस 30,000, 30,000 को यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, ये क्या हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 0.1, तो निकाल लो आंसर क्या हो जाएगा 2 लाख। तो यहाँ पर क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। एक बार जल्दी से पहले सोल्यूशन देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 54, द प्रॉफिट अर्नड बाय अ बिजनेस ओवर लास्ट 5 years आर एज फॉलोज। तो ये 5 साल के आपको प्रॉफिट्स और लॉसेस दिए हुए हैं, बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी। तो बहुत ईजी है, यहाँ पे सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 और लॉस है 2,000 का, तो माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय कितने साल का डिटेल्स दी हुई है 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5,
चलो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 11,000। अब एवरेज प्रॉफिट 11,000 आ गया, तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है मेथड, तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल लेते हैं। 11,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है 2, तो आपका गुडविल कितना हो जाएगा 22,000। तो यहाँ पर हमारा क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा बी 22,000। देखो क्वेश्चन 54 क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 55, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years अमाउंटेड टू ₹60,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। द नॉर्मल कमर्शियल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच अ बिजनेस इज डीम्ड टू बी 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है। नेट कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 5 लाख, तो बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है। अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years सुपर प्रॉफिट विल बी, इसका मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें निकालना है। चलो तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज आपको लिखने नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ। आपको जल्दी जल्दी कम से कम समय में MCQs क्लियर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको अपने खुद के तरीके डेवलप करने पड़ेंगे। चलो तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ठीक है, कितना हो जाएगा 60,000 माइनस 50,000 दैट इज 10,000, तो ये आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट 10,000। अब आप निकाल लो गुडविल, तो गुडविल क्या होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है 3, तो 10,000 इंटू 3 आपका क्या आंसर हो जाएगा 30,000, तो ये आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन 55 भी बहुत ईजी था, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी 30,000। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 56, द प्रॉफिट्स फॉर द प्रीवियस 3 years आर गिवन बिलो। अब ये तीनों साल के आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, इनमें कुछ कुछ मिलावटें हैं जो दी हुई हैं। हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ गुडविल निकालना है एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years विल बी। ठीक है, ध्यान से। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको याद होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो रहे हैं, सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि आपको किस तरह से करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। जब हम एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए हमें करेक्ट प्रॉफिट ज़रूरी है। तो करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालता है, जो भी मिलावटें होती हैं, ठीक है, एबनॉर्मल लॉसेज, एबनॉर्मल गेन्स, याद है, तो वो सारी मिलावटों को हटाने के बाद, उनका इफेक्ट को नलिफाई करने के बाद हम अपना करेक्ट प्रॉफिट पर आते हैं। आया समझ में? तो चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं 2018-19 का प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 23,000 दिया हुआ है, लेकिन उसमें एबनॉर्मल गेन 8,000 का मिला हुआ है। ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन डे टू डे बिजनेस में तो होता नहीं है, कभी कभार होता है। ठीक है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं करेक्ट प्रॉफिट के एस्टिमेट को बिगाड़ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एबनॉर्मल गेन को इस प्रॉफिट में हमारा प्लस आ रहा होगा, प्लस किया होगा एबनॉर्मल गेन को, तो अब क्या करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट हटाने के लिए हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 23,000 माइनस 8,000 कितना हो जाएगा आपका 15,000, तो ये आपका आ जाएगा क्या, करेक्ट प्रॉफिट। आया समझ में? तो ये करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। 2019-2020, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 40,000 दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग इन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 12,000। तो एबनॉर्मल लॉस रोज रोज तो लॉस होता नहीं है, डे टू डे एक्टिविटीज में एबनॉर्मल लॉस होता नहीं, कभी कभार होता है। ठीक है, तो ये जो 12,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है हमें, इसको हमने माइनस किया होगा, तो अब हम वापस से क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे ताकि इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 52,000। ठीक है, देन 2020 और 2021 कितना है 38,000 आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹6,000। ठीक है, तो बैड डेट्स जो राइट ऑफ की है, ठीक है, उसको कभी भी हम मिलावट की तरह नहीं मानते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम किस तरह क्या क्या चीज़ें हमें प्लस माइनस करनी होती हैं, वो पूरा फॉर्मेट एक बार आप जाके रिवाइज करोगे तो उसमें आप देखोगे कि बैड डेट्स से रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होता है, उसको मिलावट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर कुछ भी आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे, इसको एज इट इज़ ले लोगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट था जो इनको आपका देखना था।
तो 3 साल का प्रॉफिट जोड़ो, 15,000 प्लस 52,000 प्लस 38,000 कितना हो जाएगा, 1,05,000। तो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 35,000। ये आपका आ जाएगा क्या, एवरेज प्रॉफिट। आया समझ में? तो अब आप गुडविल निकाल सकते हो। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 35,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स परचेज बोला है, इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 70,000। तो यहाँ पर क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी 70,000। आ रहा है समझ में? जल्दी से नोट कर लो, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो गुडविल के एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस जो थे हमारे, प्रॉपर एमसीक्यू वाले, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आ रहे हैं किस वैरायटी पर, जो हमारी बेस्ड है असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम कुछ असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस देखेंगे हमारे गुडविल चैप्टर के। चलिए, तो बस कुछ नहीं होता, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये क्वेश्चंस बड़े ही ईजी हो जाते हैं। असर्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, गुडविल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंटेंजिबल असेट्स सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। तो बिल्कुल फैक्ट आपका जो असर्शन जो दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है कि गुडविल हमारा इंटेंजिबल असेट्स की कैटेगरी में आता है, जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स या कॉपीराइट्स। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ट्रू है। गुडविल कैन नॉट बी सीन और टच्ड, गुडविल को क्योंकि हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, इसलिए वो इंटेंजिबल कैटेगरी में आता है। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है। और रीजन जो दिया है वो इस फैक्ट का बिल्कुल, इस असर्शन का बिल्कुल करेक्ट रीजन दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बिल्कुल परफेक्टली हमारा यहाँ पर क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा, ए। आया समझ में? चलो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 58 पे। यहां पर असर्शन दिया गया है कि परचेज्ड गुडविल मींस गुडविल फॉर विच अ कंसिडरेशन हैज बीन पेड। तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है, ट्रू। तो परचेज गुडविल कौन सी गुडविल होती है, जिसके लिए हमने, जिसको खरीदने के लिए हमने कंसिडरेशन पे किया है। तो असर्शन तो आपका सही है। रीजन क्या बोला है, इट इज शोन इन बैलेंस शीट एज अ लायबिलिटी। बिल्कुल गलत, फॉल्स। गुडविल को असेट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो उसको बैलेंस शीट में हमेशा असेट साइड पे दिखाते हैं, ना कि लायबिलिटी साइड पे। तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली आपका क्या हो जाएगा, असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पे क्लियरली आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन 58 क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन 59, एबनॉर्मल लॉस ऑफ अ ईयर should be subtracted from the net profit of the year for the calculation of goodwill। तो जब हम गुडविल के कैलकुलेशन के लिए एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं, करेक्ट प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं, तो बोला है एबनॉर्मल लॉस को हमें क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। बिल्कुल गलत। सब्ट्रैक्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में वो एबनॉर्मल लॉस को हम डेबिट कर चुके होंगे, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट कम आया है। तो हमें उसका इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए वापस से ऐड बैक करना पड़ता है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम वापस से क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत बोला है, ये फॉल्स हो गया। और रीजन का स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट्स डिपेंड अपॉन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन द पास्ट। तो फ्यूचर प्रॉफिट्स कैसे होने वाले हैं किसी बिजनेस के, वो कैसे निकालते हैं हम, जो उनका एवरेज परफॉर्मेंस रहा है पास्ट में। इसीलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हमेशा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली आपका क्या हो जाएगा कि आपका असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60, असर्शन बोला गया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कंसिडर्ड बेटर देन द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बिकॉज इट असाइंस मोर वेटेज टू द प्रॉफिट्स ऑफ द लेटेस्ट ईयर विच इज मोर लाइकली टू बी अर्नड इन फ्यूचर। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है ये ज़्यादा बेटर मेथड है, किससे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तब। क्यों, क्योंकि वेटेड एवरेज में जो हमारा एकदम रिसेंट वाले प्रॉफिट्स होते हैं उनको वेट ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो वो हमारा अभी बिल्कुल रिसेंट का प्रॉफिट होता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत एक्यूरेट वे मेजर होता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस आगे कैसे होने वाला है और कंपनी की गुडविल का वैल्यूएशन बेटर और एक्यूरेट होता है वेटेड एवरेज मेथड से। आया समझ में? क्योंकि वहाँ पे वेट्स आपको रिसेंट ईयर वाले प्रॉफिट्स को वेट ज़्यादा दिया जाता है।
और सिंपल एवरेज में क्या होता है, कुछ नहीं, सारे प्रॉफिट्स उठाते हैं और उनका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हो सकता है पिछले 1-2 साल का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रहा हो, लेकिन प्रीवियस 3 years बैक हमारा लॉस वॉस रहा हो। तो अब रिसेंट में हमने तो प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसके पहले हमने अगर लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड से उतना एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आप वेटेड एवरेज से देखोगे तो रिसेंट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है उसको वेट ज़्यादा दिया जाएगा, या रिसेंट में आपका परफॉर्मेंस बहुत बुरा हुआ है तो उसको वेट ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल अभी नया रिसेंट आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। आ रहा है समझ में? तो वो ज़्यादा बेटर आपका एक परफॉर्मेंस और बेटर तरीके से आपके बिजनेस को इवैल्यूएट करेगा। क्लियर हो गया? रीजन, द हाईएस्ट वेट इज अटैच्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर। बिल्कुल रीजन सही बोला है। हाईएस्ट वेट जो है वो हम अटैच करते हैं जो रिसेंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसको ज़्यादा वेट, उसको ज़्यादा भार दिया जाता है वेटेड एवरेज मेथड में। आया समझ में? उसको ज़्यादा वेटेज दी जाती है। तो ये आपका असर्शन रीजन दोनों ही सही हैं और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर क्लियर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 61, असर्शन क्या बोल रहा है? एन ओल्डर बिजनेस इज लाइकली टू हैव लेसर गुडविल। उल्टा बोल रहे हैं तो, ठीक है। जितना पुराना बिजनेस उसकी गुडविल कम होगी? नहीं, जितना ज़्यादा पुराना बिजनेस उसकी गुडविल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स बोला है। रीजन क्या दिया है? द नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑफ एन ओल्डर बिजनेस विल बी मोर इन कंपैरिजन टू द कस्टमर्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेटमेंट सही बोल रहे हैं कि जो बहुत पुराने बिजनेस चले जा रहे हैं उनके कस्टमर ज़्यादा बने हुए होंगे और जो अभी नए जिन्होंने बिजनेस खोला है उनके कस्टमर्स कम होंगे, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। तो असर्शन फॉल्स हो गया लेकिन रीजन ट्रू है। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा? डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, अ न्यू बिजनेस इज लाइकली टू हैव लेसर गुडविल। तो ये बिल्कुल सही बोला है। अगर जो नया बिजनेस खुला है उसकी गुडविल अभी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो ट्रू है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये भी ट्रू है। लेकिन असर्शन फैक्ट कुछ और दिया, रीजन कुछ और दिया। दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में तो सही हैं, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। आया समझ में? उससे रिलेटेड ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आ रहा है समझ में? तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आंसर बी आपका हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 63, गुडविल रिक्वायर्स एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है कब? जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये आप अगले चैप्टर में भी पढ़ने वाले हो, ठीक है, आप पढ़ चुके हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमने देखा था, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा होता है, जा रहा होता है, तब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा होता है। तो उस टाइम पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है और पार्टनर्स के बीच में आपस में एडजस्ट किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द नेचर एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस डू नॉट अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। बिजनेस कैसी जगह पर लोकेटेड है, ठीक है, पानी पूरी वाले का ठेला अगर बिल्कुल बढ़िया जगह लोकेटेड है तो उसकी पानी पूरी बहुत चलेगी, ठीक है, लेकिन अगर कहीं कोने में कहीं पर है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो कहाँ पर बिजनेस लोकेटेड है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी गुडविल के वैल्यूएशन पे। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने गलत बोला है कि नहीं इफेक्ट करता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर हो गया क्वेश्चन 63। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, असर्शन बोल रहा है एनी फर्म दैट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट्स और इज इनकरिंग लॉसेज हैज़ नो गुडविल। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। जो भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमा रही है, जो आपके इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट चल रहा है प्रॉफिट्स का, जो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है या लॉसेज में ही चल रही है, उसका कोई गुडविल नहीं होता। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब उसका रीजन आपको समझ में आएगा। रीजन क्या बोला गया है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो जो फर्म, ठीक है, जो फर्म जो नॉर्मल प्रॉफिट्स चल रहे हैं उनसे ज़्यादा प्रॉफिट जो कमाना का एक्सपेक्ट कर रही है या फ्यूचर में कमाती है, ठीक है, हमेशा गुडविल हम उसके हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं। तभी अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
ठीक है, तो जो कंपनी ने एवरेज प्रॉफिट कमाए माइनस जो एक्चुअली नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से नॉर्मल मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंगली जो बाकी की इंडस्ट्रीज बाकी के फर्म्स प्रॉफिट कमा रही हैं, तो ये फर्म उससे कितना ज़्यादा कमा रही है उसके अकॉर्डिंगली गुडविल उसकी रेपुटेशन के अकॉर्डिंगली वैल्यू किया जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है और रीज़न भी बिल्कुल सही दिया है असर्शन के लिए। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आया समझ में? चलिए, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन 65, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम a well established business develops an advantage of good name, reputation and wide business connections। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर एक अच्छा बिजनेस है, अ वेल एस्टैब्लिश बिजनेस जो है वो अच्छा नाम बना लेता है, रेपुटेशन बना लेता है और अच्छे बिजनेस कनेक्शंस बना लेता है। ट्रू। ठीक है, रीज़न क्या दिया है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज शोन एज एन असेट्स इन द बुक्स। तो ये तो बिल्कुल गलत ही बोल रहे हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी हम बुक्स में दिखाते ही नहीं हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर असर्शन ट्रू हो जाएगा बट रीज़न इज फॉल्स। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो, क्वेश्चन 66, इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट, असर्शन दिया गया है, रीज़न क्या बोल रहा है, द गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पास्ट एवरेज प्रॉफिट्स बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू अक्रू। ठीक है, तो गुडविल इंटेंजिबल असेट है, ये स्टेटमेंट तो सही है ना। और गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, पास्ट एवरेज प्रॉफिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, तो ये आपका ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है कि इंटेंजिबल एसेट क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो रीज़न प्रॉपर नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू हैं बट ये रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो यहाँ पर क्लियरली आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 67, सेल्फ जनरेटेड गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है उसको क्या करना होता है, शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है इसलिए हम क्या करते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। आ रहा है समझ में, याद आ रहा है? अभी अगले चैप्टर के एमसीक्यूज भी करेंगे तब आपको याद आ जाएगा। तो ये ट्रू है। As per AS 26, goodwill should be recorded in the books of accounts only when consideration in money or money worth is paid for it। तो AS 26 हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है गुडविल के रिगार्डिंग, उसमें गाइडलाइंस दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AS 26 में बोला है कि जो भी आपकी गुडविल आप खरीद रहे हो, जिसके अगेंस्ट आप मनी पे कर रहे हो या कंसिडरेशन पे कर रहे हो, उसको हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वही बात है, परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली क्या बोल दिया है, असर्शन में बोला है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, लेकिन पार्टनर्स में आपस में एडजस्ट कर देते हैं। और रीज़न में क्या बोला है कि एज पर AS 26 हम जो है सिर्फ परचेज गुडविल को ही रिकॉर्ड करते हैं। आया समझ में, सेल्फ जनरेटेड को रिकॉर्ड नहीं करते, उसको सिर्फ एडजस्ट करते हैं जो आपस में जब पार्टनर्स का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब। आया समझ में? तो यहाँ पर ये दोनों ही आपके सही स्टेटमेंट है। आपका क्लियरली ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 पे आ जाते हैं। द मार्केट सिचुएशन फैक्टर अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो जो मार्केट सिचुएशन का फैक्टर है वो अफेक्ट करता है गुडविल को जो पार्टनरशिप फर्म की है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द कंपीटेंस, प्रोफिशिएंसी, एबिलिटी एंड रिसोर्सफुलनेस ऑफ मैनेजमेंट ऐड द वैल्यू टू अ फर्म्स गुडविल। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो मेहनत और हार्डवर्क पुट इन करते हैं मैनेजमेंट, वो फर्म की गुडविल में एक वैल्यू एडिशन करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न दिया हुआ है यहाँ पर वो आपका इस असर्शन के लिए सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सिचुएशन की बात हो रही है और यहाँ पर रीज़न में आपको क्या बोला गया है कि जो मैनेजमेंट की कंपिटेंस, प्रोफिशिएंसी, एबिलिटी है वो गुडविल में वैल्यू एडिशन करता है। तो दोनों ही डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं लेकिन अपने आप में ट्रू हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा कि असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आ गया समझ में? तो यहाँ पर आंसर देख लो। चलिए, तो गुडविल चैप्टर के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं।
ठीक है, हमने यहाँ पर नॉर्मल MCQs भी देख लिए और असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस देख लिए। अब जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करने वाले हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसमें केस बेस्ड स्टडी में आपका गुडविल के भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ एस्पेक्ट कवर होगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा तो वहाँ पे गुडविल का भी कैलकुलेशन आपको बोला जाएगा और आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बोला जाएगा, ठीक है। डेडिकेटेडली इसके केस स्टडीज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है गुडविल के, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में ही गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों के ही केस स्टडीज कवर एक साथ कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो गुडविल चैप्टर के हमारे MCQ सीरीज़ वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम अपने अगले चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।